तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे दरिंदे की जो कि सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही मारता है। सिर्फ मारता नहीं है बल्कि उनके बाल काट कर उन्हें बिना कपड़ों के शहर के बीचों बीच छोड़ देता है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि ये इन लड़कियों की स्किन से दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बना सके। अब पूरे शहर में एक एक कर लड़कियां खत्म होने लगी। लोगों के मन में दहशत इतनी बुरी तरह फैल गई कि अब कोई भी अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। लाखों का व्यापार करने वाला यह शहर पूरी तरीके से वीरान हो गया। लोगों के सारे प्रयास करने के बाद भी ये मौतें नहीं रुकती और इस बार थी इस दरिंदे के निशाने पर पेरिस की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की। उसके पास तक जाना मानो नामुमकिन सा था, लेकिन ये फिर भी किसी भी तरह इसे पकड़ना चाहता है और यही वजह बनी कि ये पकड़ा गया। इस दरिंदे का नाम था ग्रेनोइल। इसके पास एक ऐसी अजीब सी शक्ति थी कि वो कितनी भी दूर रखी वस्तु को आराम से सूंघ लेता था। यहाँ तक कि ये ऐसी चीजें भी सूंघ लेता था जिन्हें सूंघना इम्पॉसिबल है। एक तरीके से इसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल नाक थी। खैर अब इसे पकड़कर एक जेल में रखा गया था। आज इसके पास कुछ गार्ड्स आकर इसे कुत्तों की तरह घसीटते हुए बाहर बालकनी में सभी शहर वालों के पास ले जाते हैं। सभी से देखकर बुरी तरह पागल हो गए। वो कहने लगे कि इस दरिंदे को अभी मार दो वरना हम इसे मार देंगे। यहाँ ग्रेनोइल को पूरे 2 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई गई। उसे जब तक उस फंदे पर लटकाया जाएगा तब तक उसकी बॉडी को कीड़े न खा जाएं। लेकिन दोस्तों ग्रेनोइल हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसकी कहानी क्या है। तो कहानी की शुरुआत में हम ग्रेनोइल के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पेरिस में ग्रेनोइल की मॉम एक फिश मार्केट में काम करती थी। आज अचानक ही उनके पेट में दर्द उठता है। वो वहीं पर ग्रेनोइल को जन्म देती हैं। उन्होंने पैदा होते ही ग्रेनोइल को कचरे में फेंक दिया। इससे पहले भी ये अपने 4 बच्चों को मार चुकी थी। लेकिन यह ग्रेनोइल इस फिश मार्केट की गंध सूंघ कर चिल्ला उठता है। बाहर खड़े सभी लोग इसे देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि औरत अपने बच्चे को मार रही है और बस इसी वजह से ग्रेनोइल की मॉम को सजाए मौत दी जाती है। इसके बाद ग्रेनोइल को कानूनी तौर पर एक अनाथालय में भेज दिया जाता है। उस अनाथालय को संभालने वाली थी एक औरत जिसका नाम था मैडम गेलार्ड। उनके पास अब और ज्यादा बच्चों को रखने की जगह नहीं थी। पहले ही उनके अनाथालय में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी ग्रेनोइल को यहाँ पर रखना पड़ता है। वो उसे कुछ बच्चों के बिस्तर पर एडजस्ट करा देती हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्हें पता था कि ग्रेनोइल की वजह से उनकी सारी चीजें अब बढ़ जाएंगी, ये सोचकर वो बच्चे वहाँ पर ग्रेनोइल को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ग्रेनोइल को मार पाते मैडम गेलार्ड वहाँ पर आ जाती हैं। इस तरह ग्रेनोइल मरने से बचा। खैर अब धीरे धीरे ग्रेनोइल बड़ा हुआ, लेकिन 5 साल का होने के बाद भी ग्रेनोइल बोलना नहीं सीख पाया। उसके अंदर एक अजीब सी आदत थी। वो हर चीज को अजीब तरीके से सूंघता, मानो कि जैसे हर चीज उसे एक नया एहसास कराती है, चाहे तो फिर वो अच्छी हो या फिर बुरी। अब जैसे जैसे ग्रेनोइल और बड़ा हुआ तो उसने बोलना भी सीख लिया और अब तो उसके सूंघने की एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो कहीं दूर की चीजों को भी सूंघकर बता देता था कि वो चीज क्या है और वो कहाँ रखी है। खैर अब जब ग्रेनोइल 13 साल का हुआ तो मैडम गेलार्ड के पास उसे रखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वो उसे एक चमड़े के व्यापारी को भेज देती हैं। लेकिन जब वो पैसे लेकर यहाँ से जा रही थी तब उनके ऊपर कुछ चोर हमला करके उन्हें लूटकर उन्हें मार देते हैं। अब ग्रेनोइल उस टैनरी यानी चमड़ा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। उस टाइम टैनरी में काम करने वाले लोगों की उम्र मुश्किल से 5 साल होती थी, क्योंकि जहां वो काम करते थे वहाँ खतरनाक केमिकल और बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद थी जो कि जल्दी इंसान को मार दें। ग्रेनोइल उस टैनरी में दिन के 16 घंटे काम करता, चाहे तो फिर ठंड हो या फिर गर्मी। ग्रेनोइल यही कई सालों तक काम करता रहा। एक दिन इसका मालिक इसके पास आकर इसे शहर चलने के लिए कहता है, तो अब ग्रेनोइल भी शहर चलने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जब भी लोग शहर जाते हैं तो शहर पहुंचकर मानो ग्रेनोइल जैसे खोई गया। उसने ऐसी अलग अलग खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी। वहाँ अलग अलग फूल पत्तियां, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खाने की हजारों खुशबुएं उस माहौल में फैली हुई थी। ग्रेनोइल का मालिक यहाँ पर एक दुकानदार को चमड़ा बेचने के लिए आया था। अब तभी यहाँ ग्रेनोइल परफ्यूम की खुशबू को सूंघता है। वो जब उसे सूंघता हुआ उसकी दुकान के पास जाता है तो वो देखता है कि यहाँ लोग अलग अलग परफ्यूम खरीद रहे हैं। अब तभी उसका दुकानदार एक औरत को अपना स्पेशल परफ्यूम सुंघाता है, जिसे सूंघकर वो औरत कहने लगी कि आप एक आर्टिस्ट हो। अब तभी वहाँ ग्रेनोइल को इससे भी पावरफुल खुशबू आती है। वो उसे सूंघकर उसकी तरफ खिंचा चला गया। दरअसल ये खुशबू एक खूबसूरत लड़की की थी जो कि यहाँ पर फल बेच रही थी। ग्रेनोइल उसके पीछे पीछे जाता है और उसके पास जाकर वो उसकी खुशबू सूंघने लगा। लेकिन तभी वो लड़की अपने पीछे ग्रेनोइल को देखकर डर जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तब ग्रेनोइल कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ शून्य रहकर खड़ा रहता है। वो लड़की बड़े प्यार से उसे कुछ फल देती है, लेकिन फल लेने की बजाय ग्रेनोइल उसके हाथ को पकड़कर सूंघने लगा। ये देखकर वो लड़की डर कर यहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। लेकिन ग्रेनोइल अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। अब जब वो अकेली बैठी थी तब ग्रेनोइल उसके पास जाकर उसकी बॉडी की खुशबू को सूंघने लगा। उस लड़की ने अपने पीछे जब ग्रेनोइल को देखा तो वो डर कर चिल्लाने लगी, लेकिन ग्रेनोइल अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर लेता है।
इतने में ही ऊपर से कपल भी आ रहा था। ग्रेनुइल को डर था कि उसके बारे में कहीं उन्हें पता ना चल जाए, इसलिए वो उसका मुंह पकड़े रहता है। अब जब वो कपल वहां से चला गया तब ग्रेनुइल देखता है कि अब तक तो वो लड़की सांस ना आने की वजह से मर गई है। वैसे ग्रेनुइल ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था, ये सब उससे बस एक्सीडेंटली हुआ। अब वो लड़की भले ही मर गई थी, लेकिन ग्रेनुइल अभी भी अपने आप को नहीं रोक पाता। वो जी भरकर उसके हर एक बॉडी पार्ट्स को सूंघने लगता है। खैर अब जब वो अपने मालिक के पास पहुंचा तो उसका मालिक उसे बहुत ही ज्यादा मारता है और कहता है कि अगली बार अगर तूने मुझे बिना बताए यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। उस रात ग्रेनुइल सो नहीं पाया, इसलिए नहीं कि वो पिटा था, बल्कि इसलिए कि वो उस लड़की की खुशबू को बुला नहीं पा रहा था। उस लड़की की खुशबू ने उसके लिए ये तो क्लियर कर दिया था कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। उसे लग रहा था कि वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू को पकड़ने और उसे सालों तक कैद करने के लिए पैदा हुआ है। उन दिनों पेरिस में 10 परफ्यूमर हुआ करते थे और उन्हीं में से एक थे बाल्दीनी। वो पिछले 30 सालों से यही काम कर रहे थे। एक जमाना हुआ करता था जब बाल्दीनी के परफ्यूम के लिए लोग पागल थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो लोगों को मॉडर्न जमाने के परफ्यूम पसंद आने लगे। धीरे धीरे बाल्दीनी मॉडर्न जमाने से दूर होते गए और आज ये दौर आ गया कि बाल्दीनी की दुकान पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। बाल्दीनी ऐसी अपनी दुकान पर बैठे रहते थे, लेकिन मुश्किल से उनकी दुकान पर एक कस्टमर आता था। इन दिनों पेरिस में एक परफ्यूम बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा था। ये वही परफ्यूम था जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब जब बाल्दीनी इस परफ्यूम को सूंघता है तो वो भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। बाल्दीनी पता लगाने की कोशिश करता है कि इस परफ्यूम में क्या क्या मिला हुआ है, जिससे पता करके वो भी इससे बेहतर परफ्यूम बना सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इसका पता नहीं लगा पाता। थक हार कर वो वहीं पर सो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने डोर को नॉक करने की आवाज आती है। जब वो जाकर चेक करता है तो वो था ग्रेनुइल, जो कि उसके यहाँ बकरी की खाल देने के लिए आया था। बाल्दीनी उसे अंदर आने के लिए कहता है। अंदर आते वक्त ग्रेनुइल यहाँ पर रखी हर एक चीज की खुशबू को महसूस कर रहा था। खैर अब चमड़े की जांच करने के बाद बाल्दीनी यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी ग्रेनुइल उसे रोककर उसे कहता है कि क्या तुम इससे वो जो फेमस परफ्यूम है उसे बनाने वाले हो। तब बाल्दीनी कहता है कि हाँ। ग्रेनुइल कहता है कि उसके लिए इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर रखी चीजों से उस परफ्यूम को बना सकता हूँ। तब बाल्दीनी कहता है कि तुम वो भी परफ्यूम बनाओगे, आखिर तुम परफ्यूम के बारे में जानते क्या हो। लेकिन वह ग्रेनुइल अपने सूंघने की शक्ति से एक एक कर बोतल निकालकर उन सारी चीजों को मिलाकर एक परफ्यूम बना देता है। अब जब बाल्दीनी ने उस परफ्यूम को चेक किया तो ये बिल्कुल वही फेमस परफ्यूम था। बाल्दीनी ये देखकर हैरान रह गया। वो कहता है कि ये बिल्कुल वही परफ्यूम है। तब ग्रेनुइल कहता है कि मेरे हिसाब से तो ये परफ्यूम उतना खास नहीं है, मैं चाहूँ तो इससे भी कई गुना अच्छा परफ्यूम बना सकता हूँ। इसके बाद ग्रेनुइल ने वहाँ पर रखी चीजों को एक के बाद एक मिलाकर उनसे एक परफ्यूम तैयार किया। वो इस परफ्यूम को बाल्दीनी को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी बाल्दीनी उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, अभी मेरा इसे चेक करने का मूड नहीं है। तब ग्रेनुइल उस परफ्यूम को वहीं रखकर बाहर जाने लगा। बाहर जाने से पहले ग्रेनुइल बाल्दीनी से कहता है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पास काम मांगने आया था, मैं तो सिर्फ आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि किसी भी चीज की खुशबू को किस तरीके से कैद किया जाता है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। खैर अब जब बाल्दीनी अंदर आकर ग्रेनुइल के उस परफ्यूम को चेक करता है तो उसके पूरी तरीके से होश उड़ गए, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बेहतरीन परफ्यूम आज तक नहीं सूंघा। बाल्दीनी ये समझ चुका था कि ये लड़का उसकी सफलता की चाबी बन सकता है, इसीलिए वो अगले दिन ही ग्रेनुइल की टैनरी में जाकर उसके मालिक से उसके 5 गुना दामों में उसे खरीद लेता है। अब जिस दिन ग्रेनुइल यहाँ से जाता है उसी दिन उसके मालिक की भी मौत हो जाती है। खैर अब क्या था, ग्रेनुइल और बाल्दीनी मिलकर एक के बाद एक बेहतरीन परफ्यूम बनाते हैं और पूरे पेरिस में अब सिर्फ बाल्दीनी के परफ्यूम के ही चर्चे थे। कोई दूसरा परफ्यूमर अब बाल्दीनी के आसपास तक नहीं था। खैर एक दिन बाल्दीनी ग्रेनुइल को परफ्यूम के बारे में समझाता है। वो कहता है कि एक परफ्यूम को बनाने में टोटल 12 नोट्स की जरूरत होती है, जिन्हें 3 कोड में बांटा गया है। पहला होता है हेड कोड, यानी परफ्यूम का पहला इंप्रेशन, जो कि सिर्फ कुछ मिनटों तक ही रहता है। दूसरा होता है हार्ट कोड, जो कि परफ्यूम की थीम है, ये कई घंटों तक अपनी पहचान छोड़ता है। और तीसरा होता है बेस कोड, जो कि परफ्यूम की जान है, ये परफ्यूम की खुशबू को कई दिनों तक बनाए रखता है। खैर बाल्दीनी आगे बताता है कि प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि अगर कोई 13वां नोट बना ले तो उसके मिश्रण से एक ऐसा परफ्यूम बनेगा जिसे सूंघते ही लोग मानो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, लोग अपना होश आवास खो देंगे, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। ये जो बातें हैं मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा सच में एक बार हुआ था। मिस्र के लोगों को ऐसा परफ्यूम मिला था जिसे सूंघकर लोग मदहोश हो गए थे, पर अफसोस आज तक कोई भी उस 13वें नोट को नहीं बना पाया। ग्रेनुइल यहाँ मन में सोच रहा था कि वो इस 13वें नोट को बना सकता है। खैर अब जब ग्रेनुइल रात को सोने के लिए जाता है तब उसे उसी लड़की के सपने आ रहे थे। वो उसके शरीर की खुशबू को नहीं बुला पा रहा था। अब वो अगले दिन बाल्दीनी से कहता है कि मास्टर मुझे किसी भी हाल में ये सिखाओ कि किसी भी खुशबू को किस तरीके से कैद किया जाता है। अगर आपने मुझे सिखा दिया तो मैं इसके बदले में आपको हजारों अलग अलग परफ्यूम बना कर दूंगा। अब ग्रेनुइल के ज्यादा जिद करने पर अगले दिन बाल्दीनी उसे गुलाब की खुशबू को कैद करना सिखाता है। वो ग्रेनुइल को पूरा प्रोसेस बताता है कि किस तरह गुलाबों को मशीन में डालकर उनके निचोड़ से लिक्विड बनता है। ग्रेनुइल ये सीख तो गया था,
लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो बाहर से कुछ लोहे, कॉपर और कांच की चीजें लाकर उस मशीन में डालता है, लेकिन उसे उसका रिजल्ट नहीं मिलता। वो गुस्सा होकर वहाँ की सारी चीजों को तोड़ फोड़ने लगा। बाल्दीनी जब उसके पास आता है तो ग्रेनुइल कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। वो उसे कुछ चीजों के लिक्विड चेक कराता है, लेकिन बाल्दीनी को उसमें से किसी भी चीज की स्मेल नहीं आ रही थी। बाल्दीनी देखता है कि ग्रेनुइल लोहे, कांच, कॉपर और कुछ भी उल्टी सीधी चीजों की स्मेल कैद करने की कोशिश कर रहा था। बाल्दीनी ने देखा कि वो एक बिल्ली के साथ भी ऐसा ही कर रहा था। बाल्दीनी गुस्से से कहता है कि क्या तुम एक बिल्ली से परफ्यूम बनाने वाले थे? तब ग्रेनुइल कहता है कि नहीं। यह कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर अब अगले दिन डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बाल्दीनी को बताता है कि इसके साथ ये सब लंबे समय से टैनरी यानी चमड़ा फैक्ट्री में काम करने की वजह से हो रहा है। ये धीरे धीरे मर रहा है। खैर अब जब ग्रेनुइल को होश आता है तो वो बाल्दीनी से एक ही सवाल पूछता है कि क्या खुशबू को प्रिजर्व करने का कोई और तरीका नहीं है? तब बाल्दीनी कहता है कि तरीका तो है, लेकिन मैं इस चीज को तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये चीज तुम्हें ग्रास नाम की एक जगह पर सीखने के लिए मिलेगी। खैर अब इसके बाद बाल्दीनी ग्रेनुइल के लिए कुछ जरूरी कागजात बनवाता है ताकि उसे ग्रास में एंट्री मिल सके। इसके बदले में ग्रेनुइल बाल्दीनी को परफ्यूम्स बनाने के कुछ नए नए फॉर्मूले बताता है। अब अगले दिन बाल्दीनी राजी राजी ग्रेनुइल को अपने घर से विदा कर देता है। बाल्दीनी बहुत ही खुश था क्योंकि अब उसके पास उसके अगले कई सालों का प्लान था। लेकिन जिस रात ग्रेनुइल ने बाल्दीनी को छोड़ा उसी रात बाल्दीनी की बिल्डिंग ढह जाती है और इस तरह उसकी भी मौत हो गई। आपने एक बात नोटिस की होगी कि अभी तक ग्रेनुइल ने जिस चीज को छोड़ा है उसकी सिर्फ कुछ ही समय में मौत हो गई है। इधर दूसरी तरफ हम ग्रेनुइल को देखते हैं जो कि लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो लगातार चलने के बाद अपनी रात गुजारने के लिए एक गुफा में रुकने का फैसला करता है, लेकिन जब वो उस गुफा के अंदर गया तो उसे वहाँ बहुत आराम मिलता है क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहाँ उसे किसी भी चीज की खुशबू नहीं आ रही थी, मानो कि जैसे सारी चीजें निर्जीव हो। ग्रेनुइल के दिमाग को रिलैक्स देने के लिए ये जगह उसे सबसे ठीक लगती है। यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसका ध्यान भटका सके। थी तो सिर्फ एक चीज, वो थी उसकी खुद की मौजूदगी। ग्रेनुइल इस जगह में ऐसा बीत जाता है कि उसे यहाँ पर कई हफ्ते बीत जाते हैं। उसे पता नहीं चलता कि आखिर उसे यहाँ पर इतना समय कब हो गया। आज के दिन वो एक चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि सबकी तो अपनी अपनी खुशबू होती है, लेकिन उसकी खुद की बॉडी की कुछ भी खुशबू नहीं है। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन इस चीज का जवाब शायद उसे गिरास में ही मिल सकता है। इसलिए वो अगले दिन ही गिरास की तरफ निकल जाता है। अब जब वो रास्ते में था तब उसे बग्गी में एक खूबसूरत अप्सरा दिखाई देती है। वो जब उसे देखता है तो सिर्फ देखता रह जाता है। अब ग्रेनुइल उस बग्गी का पीछा करते करते गिरास पहुंच जाता है, जहां बाहर कागजात चेक कराने के बाद उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। ग्रेनुइल उस अप्सरा का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया था। वो बाहर से सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसने अपनी पूरी रात उसके घर के बाहर ही निकाल दी। इसी बीच ग्रेनुइल को यह पता चलता है कि उस अप्सरा का नाम लौरा है। खैर अब अगले कुछ दिनों में ग्रेनुइल को वहाँ फूलों से परफ्यूम बनाने वाली एक कंपनी में जॉब भी मिल जाती है। यहाँ की मालकिन थी मैडम अमूल्फी, जिसे ग्रेनुइल का काम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। खैर अब रात को हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी प्यार करना शुरू किया है। लड़की सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जब लड़का उसके पीछे पीछे आता है तब लड़की मजाक में उस सीढ़ी को पीछे की ओर गिरा देती है, जिससे उस लड़के को चोट आ गई। ये चीज उस लड़के को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। आप तभी थोड़ी देर में उस लड़की को वहाँ किसी कहानी की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की समझती है कि ये वही लड़का है, लेकिन वो था ग्रेनुइल। अगले दिन हम देखते हैं कि उस लड़की की लाश उस टैंक में है जिसमें फूलों को उबालकर उनसे उनकी खुशबू निकाली जाती थी। दरअसल ग्रेनुइल इसके जिस्म की खुशबू निकालना चाहता था और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया। ग्रेनुइल ये कर ही रहा था कि तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन ग्रेनुइल जल्दी से उस टैंक को एक बड़े से कपड़े से ढक देता है। इसके बाद जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वो थी एक काम करने वाली औरत जो कि यहाँ पर फूल देने के लिए आई थी। इसके बाद ग्रेनुइल उन फूलों को उतारने लगा। इसी बीच वो औरत अंदर जाते हुए ये देखने लगी कि आखिर इन फूलों से परफ्यूम कैसे बनाया जाता है। ग्रेनुइल उसे मना करता है कि यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, लेकिन वो औरत उस टैंक का कपड़ा हटाने वाली थी। तब ग्रेनुइल उसे किसी तरीके से रोकता है। अब तभी इतनी देर में वहाँ पर मैडम अमूल्फी भी आ जाती हैं। वो भी ग्रेनुइल से पूछती है कि आखिर इसमें क्या है। तब ग्रेनुइल कहता है कि ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, जब ये सफल हो जाएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तब मैडम अमूल्फी भी इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझकर वहाँ से चली जाती है। खैर अगले दिन ग्रेनुइल एक वेश्या को पैसे देकर उस एक जगह पर लेकर आता है। ग्रेनुइल उसके शरीर पर जानवरों की चर्बी लगाने लगा जिसमें किसी भी चीज की खुशबू को प्रिजर्व किया जाता है। वो वैसे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तब ग्रेनुइल कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे शरीर से एक परफ्यूम बनाने वाला हूँ जिसमें तुम्हारे जिस्म की खुशबू होगी। ये सुन वो वेश्या मान गई। यहाँ ये सारी चीजें उस वेश्या का डोगी भी देख रहा था। खैर अब जब ग्रेनुइल अपना कुछ सामान निकाल रहा था तब उस वेश्या की नजर ग्रेनुइल के चाकू पर पड़ती है। ये देखकर वो डर कर वहाँ से जाने लगी, लेकिन ग्रेनुइल उसे चाकू मारकर उसे वहीं पर मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद वो पहले तो उसके बालों को काटता है और फिर उसके शरीर पर उस चर्बी की एक मोटी लेयर लपेट देता है।
अब कई घंटों का इंतजार करने के बाद उस पैसे की खुशबू उस चर्बी में आ गई थी। ग्रेनोइल बड़ी संभाल कर अपने चाकू से उस चर्बी को उसके शरीर से उतारता है। इसके बाद वो अपने ठिकाने पर आकर सेटअप करता है और उस चर्बी को कुछ देर तक उबालता है, जिससे उसकी खुशबू निकल आती है। खैर अगले दिन जब उस वैश्य की लाश मिलती है तब सभी बहुत परेशान थे, लेकिन किसी को ये भनक तक नहीं थी कि ये ग्रेनोइल ने किया है। ग्रेनोइल यहाँ उस वैश्य के शरीर से बना परफ्यूम अपने हाथ पर डालता है। तब उस वैश्य का डॉगी अपनी मालकिन की खुशबू सूंघकर ग्रेनोइल के पास आ जाता है। ये देखकर ग्रेनोइल समझ गया कि अब वो किसी की भी खुशबू को कैद कर सकता है। अब ग्रेनोइल ने फैसला कर लिया है कि वो पूरे 13 नोट्स बनाएगा। उनमें से एक नोट तो बना लिया है, लेकिन अभी पूरे 12 नोट्स और बनाने हैं। खैर अगली रात लोरा का बर्थडे था। सभी लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे थे और ग्रेनोइल भी यहाँ पर छुप कर ये सब देख रहा था। ये सभी लड़कियां बर्थडे की खुशी में ये डिसाइड करती हैं कि ये सभी पास की भूल भुलैया में जाकर खेलेंगी। इसके बाद लोरा के साथ ये सभी लड़कियां उस भूल भुलैया में चली जाती हैं। ग्रेनोइल भी ये देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसके पास लोरा को पकड़ने का ये सही मौका है, इसलिए वो भी लोरा को पकड़ने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि वो लोरा को पकड़ पाता, लोरा वहाँ से चली जाती है। अब ग्रेनोइल लोरा को छोड़कर दूसरी 2 लड़कियों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती। ये सब पागलों की तरह उन लड़कियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो लड़कियां कहीं पर भी नहीं मिलती। इधर अब तक ग्रेनोइल उन लड़कियों के बाल काटकर उनके ऊपर चर्बी की लेयर चढ़ा चुका था। इसके बाद उसने उनके अंदर की खुशबू निकाली और इस तरह उसने अपने 2 नोट्स और पूरे कर लिए। अगले दिन उन लड़कियों की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है। उनके बाल कटे हुए और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर पूरे शहर में खौफ फैल गया। अदालत में ये बातें होने लगी कि अब पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना चाहिए, जिससे वो दरिंदा शहर से बचकर ना जा पाए। लेकिन यहाँ पर कुछ व्यापारी इस चीज से राजी नहीं थे। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे शहर का बिजनेस ठप पड़ जाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। लौरा के डैड यहाँ पर उन्हें बहुत समझाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और इसका नतीजा ये निकला कि एक और लड़की गायब हो गई। अगले दिन एक बकरी चराने वाली लड़की गायब हो जाती है और उसकी लाश बीच मैदान में मिली। ना तो उसके सर पर बाल थे और ना ही शरीर पर कपड़े। अब तक सब बुरी तरह डर चुके थे और अब इस शहर में कर्फ्यू भी लागू कर दिया जाता है, लेकिन मौतें तो अभी भी नहीं रुकती। ग्रेनोइल एक के बाद एक लड़की को मारकर उनसे अपने नोट्स बनाता जा रहा था। उसने अब तक 7 लड़कियों को मार दिया था और इसके बाद 8वीं लड़की भी मारी गई। अब तक लोरा के डैड ये तो समझ चुके थे कि हत्यारा कोई नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। वो सबको समझाते हैं कि ये जो भी है ये सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही अपना शिकार बना रहा है, यानी ये उनकी खूबसूरती को किसी चीज में यूज कर रहा है, चाहे तो फिर वो उनके बाल हो या फिर स्किन। इतने में 8वीं और 9वीं लड़की भी मारी गई। लोग बुरी तरह डर रहे थे। उन्हें जिस पर भी थोड़ा सा शक होता तो वो उसे मारने लगते। लोगों ने अपने घर को चारों तरफ से लकड़ियां लगाकर बंद भी कर लिया था, लेकिन मौतें तो फिर भी नहीं रुकती। अब इसके बाद 10वीं और 11वीं लड़की भी मारी गई। अब हर किसी को अपनी सेफ्टी के लिए गन दे दी जाती है, जिससे लोग किसी को भी मार रहे थे। यहाँ ग्रेनोइल लगातार अपने नोट्स बनाने के चक्कर में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। लोग बुरी तरह डरे हुए थे। अब उन्हें सिर्फ अपने कोट पर ही भरोसा था। लेकिन अगले दिन उन्हें चर्च में एक नन की लाश मिलती है और इस तरह ग्रेनोइल ने अपने 12 नोट्स पूरे कर लिए। अब उसे सिर्फ अपने एक नोट की जरूरत थी और वो नोट उसे बनाना था लोरा के जिस्म से। इधर लोरा के डैड भी लोरा को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरा सपना आता है। वो जल्दी से लोरा के पास जाकर उसे चेक करते हैं तो लोरा बिल्कुल ठीक थी। अब जाकर उन्हें सांस आई। वो लोरा को खतरे में डालना नहीं चाहते, इसलिए वो लोरा के साथ अगले दिन ही इस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। अब जब थोड़ी देर में ये बात ग्रेनोइल को पता चलती है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे पीछे जाता है। ग्रेनोइल लोरा की खुशबू से उनका पीछा कर रहा था। इधर दूसरी तरफ उस बैसिया का डॉग ग्रेनोइल के ठिकाने पर जाकर मिट्टी खोदने लगा। उस जगह से लड़कियों के कपड़े और बाल निकलते हैं। पुलिस आकर जब देखती है तो वहाँ पर सभी लड़कियों के बाल और कपड़े थे। अब यहाँ पर सभी को ये पता चल चुका था कि ये सारी मौतें ग्रेनोइल ने ही की हैं। इधर ग्रेनोइल उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लोरा और उसके डैड आए थे। खैर अब रात को जब लोरा सोने के लिए चाहती है तब मौका देकर ग्रेनोइल चुपके से लोरा के रूम के अंदर चला जाता है। अगली सुबह जब लोरा के डैड लोरा के रूम में जाते हैं तब उन्हें वही चीज देखने के लिए मिलती है जो वो देखना नहीं चाहते थे। ग्रेनोइल ने लोरा को मार दिया था। इधर ग्रेनोइल जिसने लोरा के शरीर से अपनी आखिरी नोट भी बना ली। इसके बाद जब वो उन सभी नोट्स को मिलाता है तब उससे वही परफ्यूम बनता है जैसा वो बनाना चाहता था। लेकिन अब तभी वहाँ पर पुलिस आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वो अब पकड़ा गया। इसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके उससे पूछा जाता है कि आखिर तूने उन लड़कियों को क्यों मारा। तब ग्रेनोइल का सिर्फ एक ही जवाब था कि मुझे उन लड़कियों की जरूरत थी। उन लोगों ने चाहे ग्रेनोइल को कितना भी टॉर्चर किया, लेकिन ग्रेनोइल का जवाब नहीं बदला। खैर अब कहानी वहीं पर पहुंचती है
जो चीज हमने स्टार्टिंग में देखी थी। ग्रुनोइल को आज फांसी दी जाने वाली थी। यहाँ पर शहर के सभी लोग सब कुछ छोड़कर सिर्फ ग्रुनोइल को मरता हुआ देखने के लिए आए थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर वो दरिंदा किस तरीके से तड़पेगा। खैर अब जब जेलर ग्रुनोइल को लेने के लिए पहुंचा तब मौका पाकर ग्रुनोइल ने अपने परफ्यूम की बोतल खोल दी। जैसे ही उसकी खुशबू हवा में फैली तो सभी लोग उसकी खुशबू सूंघकर सुनने रह गए। खैर अब इसके बाद जब ग्रुनोइल को सजा देने के लिए उसे स्टेज पर ले जाया जाता है तब जल्लाद भी ग्रुनोइल के सामने घुटने टेक देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। खैर अब इसके बाद जैसे ही ग्रुनोइल ने अपने थोड़े से परफ्यूम को हवा में लहराया तब जनता बुरी तरीके से पागल हो गई। उन्होंने ऐसी खुशबू कभी भी नहीं सूंघी। उनका अपने शरीर पर काबू नहीं रहता। वो सभी लोग ऐसे समझ रहे थे कि जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गए हों। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग तो उसे फरिश्ता कह रहे थे तो कुछ लोग एंजल। उस परफ्यूम का असर ऐसा हुआ कि सभी लोग एक दूसरे को अपने गले लगाने लगे। जो लोग एक दूसरे से नफरत भी करते थे वो एक दूसरे से प्यार जताने लगे। किसी को यहाँ पर अब कोई भी शर्म नहीं थी। यहाँ तक कि चर्च का पादरी भी अपने आप को नहीं रोक पाता। अब जब यहाँ पर ग्रुनोइल ने ये सब देखा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे लगा कि यहाँ पर सभी लोग तो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं लेकिन मुझे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके अंदर 1% भी प्यार का एहसास नहीं जगा। अब तभी ग्रुनोइल को भाई पहले वाली लड़की याद आती है। ग्रुनोइल ने जब उसे देखा था तो सच में उसे उससे प्यार हो गया था। वो इस बात को लेकर रो पड़ा कि अगर वो गलती से उसे उस दिन नहीं मारता तो आज वो शायद उसके साथ होती। अब तभी लोरा के डैड अपनी तलवार लेकर ग्रुनोइल के पास आते हैं। वो कहते हैं कि तू सबको तो धोखा दे सकता है लेकिन मुझे नहीं। ग्रुनोइल वहाँ पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि लो मुझे मार डालो, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वो खुशबू लोरा के डैड तक पहुंची तो तभी लोरा के डैड भी रोने लगे। वो कहने लगे कि तू तो मेरा बेटा है। खैर अब जैसे ही कुछ घंटे बाद उस जादुई परफ्यूम का असर खत्म हुआ तो सभी लोग एक दूसरे को सिर्फ देख ही रहे थे। उन्हें नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ के लोग एक बार फिर से इस केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इस बार शक जाता है ग्रुनोइल के साथ काम करने वाले एक आदमी पर। उसे पकड़ा गया और उसे कुछ घंटों बाद फांसी दे दी गई और बस ये मामला यहीं पर बंद कर दिया गया। ग्रुनोइल की सजा किसी और को मिल गई। इधर दूसरी तरफ हम ग्रुनोइल को देखते हैं जो कि लगातार बढ़ता जा रहा था। वो जा रहा था पेरिस की तरफ और उसके पास अभी भी इतना परफ्यूम था कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को कब्जे में कर सकता था। वो चाहता तो उसे दौलत पावर सब कुछ मिल सकता था लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ खालीपन है। उसे उस लड़की का प्यार नहीं मिला। वो जीत कर भी हार चुका था और यही चीज उसे अंदर से तोड़ रही थी। इसलिए अब वापस से उसी जगह पर लौट जाता है जहां उसका जन्म हुआ था, भाई फिश मार्केट, जहां पर 1000 तरीके की बदबूएं फैली हुई थी। उसने वहां पर अपने परफ्यूम को खोला और इसके बाद उसने पूरी शीशी अपने ऊपर गिरा ली। और फिर इसके बाद क्या था आप जरा सोच के देखो। जब उसने एक बूंद परफ्यूम का यूज किया था तो आसपास के सभी लोग पागल हो गए थे। अब जब उसने पूरी शीशी अपने ऊपर डाल ली तो क्या हो सकता है। वहाँ पर मौजूद आसपास के जितने भी लोग थे वो उसे देखकर बुरी तरीके से पागल हो गए। वो उसकी बॉडी से इतनी बुरी तरीके से आकर्षित हो रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और सीधा जाकर उसके ऊपर हमला कर दिया। वो लोग किसी कैनिबल की तरह बुरी तरीके से उसके शरीर को नोच नोच कर उसे खा जाते हैं और बस देखते देखते उन्होंने उसकी पूरी बॉडी को कुछ ही देर में सफाचट कर दिया। वहाँ पर रह जाते हैं तो सिर्फ ग्रुनोइल के कपड़े। और इस तरह हुआ ग्रुनोइल का अंत। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के बड़े बड़े सपने होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करोगे। ग्रुनोइल ने भी यही गलत किया कि उसने लोगों को मारा। उसके दिमाग पर बहुत सवार था कि उसे किसी भी तरीके से वो 13वां नोट बनाकर दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाना है। लेकिन अगर फिर परफ्यूम बन भी गया तो उसे पता चला कि असली खुशी तो उसकी परफ्यूम है ही नहीं। तो हमें अपने सपने पूरे करने के लिए चाहे टाइम लगे लेकिन हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। तो दोस्तों बस यही थी परफ्यूम मूवी की कहानी। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।